चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग। क्या हो गया सर? इस एक्ट्स में सेक्शन शेड्यूल्स के साथ रूल्स दिए हुए होते हैं, नहीं पढ़ने रूल्स आपको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या रूल्स पढ़ने हैं? तो रूल्स आपको केवल उस एक्ट के पढ़ने हैं जो आपको रूल स्पेसिफाई दिए जाएंगे। पुराना एडीपीओ का अगर हम सिलेबस देखें तो शायद हमें एक ही एक्ट के रूल्स पढ़ने थे, दैट इज क्या नाम था उसका, डाउरी प्रोबेशन के। केवल एक के रूल्स पढ़ने थे, डाउरी प्रोबेशन के। उसके अलावा हमें किसी के रूल्स पिछली बार नहीं पढ़ने थे। इस बार सिलेबस आएगा तो हम देख लेंगे कि भाई किसके हमें रूल्स पढ़ने या नहीं पढ़ने। वैसे 99 जो है परसेंट है, हमें रूल्स नहीं पढ़ने पड़ते। जैसे अभी एक एक्ट आया था, अभी एक वैकेंसी आई थी, हम लोगों ने अभी सिलेबस कराया था छत्तीसगढ़ सुपरिटेंडेंट का। महिला बाल विकास में सुपरिटेंडेंट की जॉब आई थी अभी, 55 वैकेंसीज। मैंने सबसे कहा था वो फिल कर लेना। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो मैंने कहा था वो फिल कर लेना, क्योंकि वहां पे क्या था, ज्यादा लोगों को फिल नहीं करनी थी। वैकेंसी ज्यादा थी, 55 के आसपास वैकेंसी थी। जो वो वैकेंसी आई थी उसमें काफी के रूल्स थे। जैसे उसमें जेजे एक्ट के रूल्स पूछे गए थे, जुबिनाइल जस्टिस के, हमारे में नहीं पूछते। उसमें पॉक्सो के रूल्स थे, हमारे में नहीं पूछते। क्योंकि अब जहां पे सिलेबस में रूल्स लिखे हैं, अलग से लिखे होंगे, तो वहां रूल्स पढ़ने हैं। जैसे अभी हम इसका देखेंगे, डाउरी का, डाउरी प्रोवेशन, दहेज प्रतिषेध, तो उसके रूल्स लिखे होते हैं। तो हम दहेज प्रतिषेध के तो पढ़ लेंगे, बाकी हमें किसी के रूल्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर सिलेबस में आ जाएगा नए में कि भाई इसके रूल्स पढ़ने हैं तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, एक नया एक्ट स्टार्ट करते हैं। सर, जीके में एनवायरमेंट लॉ वगैरह भी है, आप पढ़ाएंगे या ना? देखते, हमसे पढ़ लेना, चाहे शाहरुख सर से पढ़ लेना, जिससे पढ़ना हो, जिससे अच्छा लगे तुम्हें। ऑफर है अपने यहाँ, ठीक है, जिससे पढ़ना हो बता देना। देखो, SC ST है जीके में, तो मैं करा ही चुका हूँ आपका। ठीक है, और जिनका स्पेसिफिक जीके बैच है वो अभी यहाँ नहीं होंगे, मैं उनके लिए रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, क्योंकि SC ST हमारी जीके में है। और एक पीसा एक्ट है और एक एनवायरमेंट एक्ट है। पीसा एक्ट सर पढ़ा देंगे, एनवायरमेंट भी छोटा सा है, सर से पढ़ लेना चाहे मुझसे पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पे तो बहुत, जब जीके का सिलेबस होगा ना, तो फिर बहुत ऊपर ऊपर से चीजें पूछी जाएंगी, फिर वो उतना डीपली नहीं जाना हमें। लेकिन जहां पे लॉ के वे में पूछते हैं तो फिर थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। तो जहां पे, इसलिए उन्होंने दो सिलेबस दिए हैं। और यहाँ पे तो SC ST एक दो जगह हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका PSC ने जो सिलेबस दिया है वो सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए है। वो केवल लॉ के लिए नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, डेंटल वगैरह वगैरह सारे एग्जाम सबके लिए है। तो वहां पे वो चीजें थोड़ी सी अलग वे पे हमें जाएंगी। चलिए, हम आज स्टार्ट करते हैं एक नया एक्ट, जिसको बोलते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, अविनिमय निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019। ये नया एक्ट है 2019 का। आपने देखो एक चीज देखी होगी, हाल फिलहाल के कुछ सालों में इन्वेस्टर फ्रॉड बहुत हो रहा था इन्वेस्टर्स के साथ। मतलब इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा जमा करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के साथ बहुत फ्रॉड्स हो रहे थे। चाहे आपने शारदा स्कीम के बारे में सुना हो, आपने बहुत बार, इनको चिट फंड स्कीम कहा जाता है। चिट फंड मतलब जल्दी पैसा डबल। भाई तुम पैसा डबल करो, 5,000 रुपए दो, कुछ दिनों बाद तुम्हें 10,000 मिल जाएगा, कुछ दिनों में। 1 लाख करो तो बोलते हैं कि भाई 90 दिन में हम तुम्हारा 2 लाख कर देंगे, 1 साल में 2 लाख कर देंगे। भाई अगर आप वही चीज, अब अगर आप बैंक जाओ, RBI या कोई भी नेशनलाइज बैंक जाओ जो RBI से मान्यता प्राप्त है, आप उनके पास जाओ तो कहेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। वो कितना देंगे आपको ब्याज? 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, इतना ही देंगे ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप दूसरे प्रकार से बाजार में आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वहां रिस्क रहती है कि भाई हो सकता है पैसा डबल भी हो जाए, हो सकता है डूब जाए। जैसा भी आप देख रहे हो, चांदी वगैरह सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट एक दिन में बढ़ रहा है, 1,000 एक दिन घट रहा है। लेकिन यहां क्या था, यहां पे रिस्क नहीं होता। उनने आपसे वो ये नहीं कहते, आप कहोगे कि भैया ऐसा तो नहीं पैसा डूबेगा, कहेंगे नहीं पैसा नहीं डूबेगा। आप क्या करो, आज 1 लाख करो, और इसके बाद कुछ दिनों बाद आना और कितना ले जाना, 90 दिन बाद 2 लाख लाना। अब आपको बढ़िया 1 का 2 मिल गया, आप तो बढ़ गए, आपकी लालच बढ़ गई।
यार बैंक तो देता ही नहीं था यार, बैंक में 1 लाख करते तो 90 दिन के बाद हो सकता है 2,000 रुपए या 1,500 रुपए या 1,000 रुपए बड़ी मुश्किल से ये कभी कभी हमें वो देते हैं ब्याज। अब आपके मन में बड़ी लालच, आपने और लोगों को बताया, यार यार बोले वो बढ़िया है यार, हम तो टेस्ट भी कर चुके, कितना मिल गया हमें 1 लाख का, 2 लाख। आपने इनको बता दिया, इनने कहा तुम भी 1 लाख डाल दो, तो इनने कहा ठीक है हम भी 1 लाख डाल देते हैं। उनने उनको बताया, उनने उनको बताया, सब 1-1 लाख डालने लगे। अब जिसको 1 लाख मिल चुका उसने 2 लाख डाल दिया, उसके 4 लाख होगा एक बार। अब ये स्कीम बहुत जल्दी क्या हो जाती है, फैल जाती है। जब ये स्कीम फैल जाती है तो फिर इन्वेस्टर क्या कर देता है, फ्रॉड कर देता है, पैसा लेता है। छतरपुर में बहुत बार हुआ, 10-10 करोड़ रुपए। एक नंबर 2 के टीचर थे कोई, अभी एक लड़का भी भागा था, क्या नाम था कोई, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, हर्षवर्धन करके। उसकी वो अब एलिगेशंस है, सही है या नहीं, लड़की और लड़के दोनों के ऊपर था कि भाई वो बंटी बबली है और 10 करोड़ रुपए लेके भाग गए, ऐसे आरोप थे। अब वो सही है या नहीं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई चीज को प्रूफ नहीं करता तो भाई मैं तो इनोसेंट उसको मानूंगा, लेकिन ऐसे आरोप होते हैं। सहारा कंपनी देख लीजिए, डूब गई। अब क्या होता है, आप अगर कोई स्कीम चला रहे हो इन्वेस्टर्स के लिए, तो भाई स्कीम्स ऐसी चलाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, सेबी होता है, वो भी यहां पे मॉनिटर करता है कि भाई कैसे पैसे डबल होंगे, ऐसे नहीं हो सकते डबल। तो अब क्या करते हैं कुछ लोग, आरबीआई की गाइडलाइंस से हटकर, सेबी जो है उसकी चीजों से हटकर अपने हिसाब से क्या करने लगते हैं, अपनी एक नई कंपनीज खोल लेते हैं ना, इसको रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर कराओगे तो फिर आरबीआई का पालन करना पड़ेगा, रजिस्टर कराओगे तो सेबी का पालन करना पड़ेगा। तब वो ये सोचते हैं कि भाई हमें पैसा जल्दी कमाना है, और लोग इनके झांसे में जल्दी फंस जाते हैं, और ये क्या करते हैं, 2 का 4, 4 का 6 करते हैं, और जब इनके पास 10-15-20 करोड़ रुपए या 5-7 करोड़ रुपए हुआ और ये पूरा लेके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये कुछ समय तक तो लोगों को पैसा देते हैं, अब इनकी देने की भी एक चाल होती है, वो मैं अभी आगे बात करूंगा कि पैसा देते कैसे हैं। 1 का 2 कैसे हो गया, क्योंकि भाई 1 का 2 तो हो ही नहीं सकता ना, 2 का 4 कैसे हो गया। अब कुछ समय तक तो ये पैसा दे पाते हैं, और जहां से इनको लगता है, जब तक इनके पास नए क्लाइंट्स आते रहते हैं तो वो पैसा जमा करते हैं, तो वही पैसा इनने पैसा जमा किया, इनका इनको दे दिया, इनका इनको दे दिया, उनका, तो ये चेन चलती रहती है। और जैसे ये चेन टूटी, इन्होंने अपना पैसा निकाला, इनका 4 लाख हो गया, इन्होंने कहा हमारा निकालो, और दूसरे इन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तो इनकी हो जाती है चेन, टूटती है। जब चेन टूटेगी तो सामने वाला पैसा नहीं दे पाएगा, वो समझ गया कि हम पैसा दे नहीं सकते, और वो भाग जाता है। आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सुना होगा सहारा बैंक का। सहारा बैंक को क्यों बंद किया गया? सहारा बैंक को बंद करने के पीछे यही एक एक्ट है, या इसी प्रकार की एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड मतलब जो गलत तरीके से चल रही है। अब मतलब एक होता है रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन बोलते हैं ना अपन, कि भाई सरकार रूल और रेगुलेशन बनाएगा, तो ये क्या था, तो नाम समझिए, बैनिंग। बैनिंग का मतलब होता है बंद करना, पाबंदी लगाना। किस पर पाबंदी लगाएगा? अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड का मतलब आप एक प्रकार से मान लीजिए जो कानून के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर कोई चीज कानून के अनुसार चलेगी तो वो रेगुलेटेड कहलाएगी। रूल और रेगुलेशन, रेगुलेशन से बना है रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब विनिमय। तो पाबंदी लगाई जा रही है अनरेगुलेटेड, मतलब एक गलत तरीके से। गलत तरीके से मतलब आपने क्या बोला? अनरेगुलेटेड, मतलब जो रूल रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा। डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट मतलब जहां पे पैसा जमा किया जाता है, तो जहां पर भी गलत प्रकार से पैसा जमा किया जाता है, ऐसी अगर कोई स्कीम्स चल रही है, वो किसी की भी हो, ऐसी स्कीम पर बैन लगाना इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत हो तो एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए। इसके बारे में सबसे पहले भी इसी वर्ड को मैं पढ़ाऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा कि स्कीम्स आई कैसे, और ये इसके एग्जांपल्स वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती क्या है। पहले इस एक्ट को समझो। मेरा सबसे पहले वही है, डायरेक्ट एक्ट पे मत कूदा करो, किसी भी एक्ट को डायरेक्ट नहीं पढ़ा करो। और मैं कभी भी कोई एक्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ाता, आप लोगों को ये पता होगा। आपने जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है, जो लाइव देख रहे हैं, मेरा यही होता भाई, पहले उसको समझो तो क्या होता। हमने उठाया बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, सेक्शन 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ लिया, पढ़ सब कुछ लिया, बहुत सारी चीजें रट भी ली, लेकिन समझ नहीं आया कुछ भी। तो अब हमें कुछ समझ में आया कि भाई हाँ, एक आरबीआई भी होती है, हम बार बार नाम सुनते हैं। हमें समझ में आया एक सहारा कंपनी भी है, हुई थी, उसके साथ कुछ नाटक हुआ था, वो बंद हो गई बाद में। ये हमें समझ में आया एक शारदा चिट फंड, जो बंगाल में बहुत बड़ा चिट फंड के नाम से चलती थी, उस पर बैन लगा था। हमें समझ में आया कि भाई अगर
अगर हमें बैंक वगैरह चलते हैं तो आरबीआई एक बहुत बड़ी संस्था होती है, नोटों में भी उसी का नाम होता है। तो भाई आरबीआई के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। और बैंक वाले उसीलिए क्या है, लगभग लगभग सारे बैंक बराबर का ब्याज ही देते हैं, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके साथ साथ भाई अगर हम कहीं पे जाते हैं, अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे एक तो हम वो कर देते हैं एफडी वगैरह, इस पे आपको एक निश्चित मिल जाता है कि भाई इतना 4%, 5%, 6%, 7% मिलेगा, इतना ही मिलता है, डबल तो ही ना होता है। एक दूसरी चीज आ जाती है उसकी जगह, वो कहते हैं भाई आजकल एक नई चीज आ गई, बोले मार्केट रिस्क पे आप क्या कर दो, पैसा डिपॉजिट कर दो। मार्केट रिस्क पे हो जाता है, लेकिन वो रिस्क वहां पे रहता है, लेकिन इस वाली पे रिस्क नहीं रहता। अब बताऊंगा कैसे पहचानना है इसको, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, क्योंकि नया एक्ट है कि भाई अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम है क्या, कैसे पता करोगे अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम क्या है, कुछ एग्जांपल्स दो, तो पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर बैरक पढ़ेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 चीज है, वो भी हम अभी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको बोलते हैं बर्ड्स एक्ट, कान में होते हैं ना ईयरबर्ड्स, इसको बर्ड्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे ये बर्ड्स एक्ट क्या होता है, यही है। बी से बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, इसको बर्ड्स एक्ट के नाम से जानते हैं। तो कल के दिन आपसे कोई शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में कि बर्ड्स एक्ट क्या है, तो आप ये नहीं बोलना कि बर्ड्स क्या है, बर्ड्स मतलब बैनिंग ऑफ अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम, क्योंकि नाम हमेशा इंग्लिश से ही आपको लिया जाएगा। दूसरा कहता है अगर हम इसकी सिंपल मीनिंग की तरफ चलें, देखो अब इसमें 3-4 शब्द है इसमें, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो बैनिंग ऑफ अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम की डेफिनेशन सेक्शन 2 की 17 में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से चालू करते हैं, 2 के 17 में क्या दिया गया है, बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अब इस शब्द का मतलब सबसे पहले तो समझो, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, मतलब अविनिमय निक्षेप स्कीम। ठीक है, क्या बोला मैंने, अविनिमय निक्षेप स्कीम, ये इसका मेन शब्द है। अब इसी पे क्या किया जा रहा है, इसका एक्ट का नाम क्या हो गया, इसी के आधार पे बैनिंग, इसको क्या करना है, बैन करना है। बैनिंग का मतलब होता है पाबंदी लगाना, बैन करना, ये शब्द आ रहा है। हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में क्या शब्द है इसको, अगर 217 में देख रहे हो, अविनिमय निक्षेप स्कीम। अविनिमय मतलब नियम विरुद्ध तरीके से अगर कोई व्यक्ति निक्षेप करता है, जमा करता है, उसके संबंध में स्कीम है। पहले मैं इसको बात बता, अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है, मतलब ये एक ऐसी स्कीम होती है, क्या है ये, एक ये क्या है, स्कीम है। कैसी स्कीम है, कहता है ये एक ऐसी स्कीम है। अब आपसे कोई पूछ सकता है या ये ऐसा ठहराव है जिसको बोलते हैं अरेंजमेंट्स, या स्कीम या अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, लिखते जाइएगा हिंदी में, मतलब ठीक है, मैं एक साथ में लिखता जाता हूं, हिंदी में बताता जाता हूं। स्कीम को स्कीम बोलेंगे, और अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, बोल रहा है वर्ड, एक ऐसा ठहराव है, अरेंज करना किसी चीज को, व्यवस्था करना, ठीक है, अरेंज करना। या लेकिन लॉ में अगर वर्ड यूज हम देखें तो यहाँ पे ठहराव शब्द यूज करा है, तो ठहराव ज्यादा बेहतर है, या उसकी जगह व्यवस्था करना। कैसी व्यवस्था है ये, कैसी स्कीम है, तो कहता है ऐसी व्यवस्था या ऐसी स्कीम है जिसके अधीन, ठीक है, जिसके अधीन, जो किसी भी लॉ से रेगुलेट नहीं है। पहली चीज इसमें क्या 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 चीजें होंगी, कैसी स्कीम है, पहला, जो किसी लॉ से रेगुलेट नहीं है। मतलब भाई लॉ से रेगुलेट का मतलब क्या, वो आरबीआई के नियमों का पालन कर रही है क्या, जो सेबी के नियमों का पालन कर रही है, नहीं, वो तो अपने हिसाब से चल रही है। हो सकता है कोई आपसे कह दे कि भाई हम आपको 90 दिन में डबल करेंगे, अब हमें लगता है ये तो कॉम्पिटिटर आ गया, हमने कहा लो हम 60 में कर देते, कहते लो हम 45 ही में कर देते, मनीषा करी लो हम तो 30 ही में कर देते। डबल कितने दिनों में होगा, क्या कोई आरबीआई में तो एक लगभग हमें पता है ना कि भाई अपन जैसे बैंक में जमा करेंगे और आपको हो गया हम एफडी कर रहे हैं, तो कितने दिनों में आप बोलोगे भाई नॉर्मल एफडी आपकी है तो 5 साल में आपका डबल होगा, 6 साल में होगा, 7 साल में होगा। लेकिन यहां क्या चल रहा है, अनरेगुलेटेड, इसलिए क्योंकि यहां पे कोई नियम कानून नहीं है। कोई व्यक्ति 1 साल में डबल करके देगा, कोई व्यक्ति 6 महीने में डबल करके देगा, और ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे हम 30 दिन में डबल करके देंगे। तो ये हो गई अनरेगुलेटेड, क्योंकि आरबीआई ऐसा नहीं कहती। अब लाओगे कहां से पैसा, इतनी जल्दी पैसा किसी भी जगह पे डबल नहीं हो सकता। तो मतलब समझ में आया, कुछ ना कुछ दाल में काला है। पहला चीज, लॉ से रेगुलेट नहीं होती है। अब लॉ से रेगुलेट नहीं होती तो कैसे होती है, अपने आप। दूसरा, जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, सिलेंडर वाला रेगुलेटर नहीं, दूसरा वाला बता रहा हूं, क्या कह रहा है, जिसके ऊपर कोई
ये अभी हम शब्दों को पढ़ेंगे। रेगुलेटर का मतलब क्या है? रेगुलेटर रेगुलेटर नहीं है जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं होता। अब जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं होता, दूसरा शब्द हमें यह समझ में आया। अब प्रश्न आता है, हु इज अ रेगुलेटर? मैं आपसे अगर पूछूं कि रेगुलेटर होता क्या है, तो आप क्या कहोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सेबी, जिसको बोलते हैं द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा बहुत बजा कि सेबी ने छापा मार दिया, सेबी जांच कर रही है, एसईबीआई। इसे बोलते हैं हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो अब ये रेगुलेटर कौन है? मतलब जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, मतलब सेबी वगैरह नहीं है। या आरबीआई भी भाई क्या होता है? रेगुलेटर का काम करता है। अलग अलग जगह करते हैं, शेड्यूल में सब लिखा है कि आरबीआई कहां पे होगा रेगुलेटर, और सेबी कहां पर रेगुलेटर होगी। और इसके साथ साथ रेगुलेटर के तहत इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनका रेगुलेटर अलग होता है, जिसको बोलते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब सरकार ने बनाए। इसके साथ साथ नेशनल हाउसिंग बैंक भी होते हैं, जो बैंक घर वगैरह को लोन देते हैं, तो उनका रेगुलेटर है, वो भी रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं। पेंशन के संबंध में रेगुलेटर अलग होता है, जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उनके अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे हर जगह के रेगुलेटर अलग अलग होते हैं। जैसे बैंक में पैसा डालोगे तो रेगुलेटर अलग है, फॉरेन से पैसा आ रहा तो उसका रेगुलेटर अलग है। तो रेगुलेटर मतलब जो इन स्कीम्स को रेगुलेट करता हो, जो उसके संबंध में नियम कानून बनाता हो। अब हमने सेबी बना दी, हमने कहा कि भाई बाहर से अगर कोई पैसा आ रहा है या बाहर कोई पैसा जा रहा, तो अब आप अपने नियम कानून बनाइए। हमने आरबीआई से कह दिया कि जो भारत में पैसा, जो बैंकों में पैसा जमा होगा, उसके संबंध में आप नियम बनाइए। हमने बोल दिया किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, कि इंश्योरेंस अगर कोई व्यक्ति कराता है तो उसके संबंध में नियम आप बनाइए। हमने प्रोविडेंट फंड वालों से कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड में या पेंशन स्कीम में पैसा लगाता है तो उसके संबंध में नियम आप बनाइए। लेकिन ये तो किसी नियमों से ही नहीं चल रहे, इनके ऊपर कोई रेगुलेटर ही नहीं है। अब जब रेगुलेटर नहीं है तो क्या ये किसी के नियम कानून मानेंगे? नहीं मानेंगे, तो अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए कहता हूं, पहला, जो किसी लॉ को भी नहीं मानते, ना ये जो किसी लॉ से चलते हैं, और जिनके ऊपर कोई रेगुलेटर भी नहीं होता, पहली दो चीजें। तो ये कौन हो गए? ये हो गई अनरेगुलेटेड। इसके साथ साथ जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आते, तीसरा, अगर आप अपनी कोई कंपनी चला रहे हो तो रेगुलेटर, मैंने बोला जैसे आप बैंक के रूप में काम कर रहे हो, तो बैंक का रेगुलेटर कौन हो गया? आरबीआई। और आपका नाम कहां पे आएगा? फर्स्ट शेड्यूल में नाम आएगा कि आप उसके तहत ये व्यक्ति हो। कौन से व्यक्ति हो? तो हम बोलेंगे आप फर्स्ट शेड्यूल में भी नहीं आते। तो फर्स्ट शेड्यूल में जैसे आप देख पा रहे होगे, वहां पे रेगुलेटर और रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम दी गई है, जिसको बोलते हैं विनिमय निक्षेप स्कीम। कौन कौन सी है? तो उसमें भी नहीं आते आप। मतलब आपका नाम जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची है, उसमें भी नहीं आते, आप फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आते। अब जो ऐसी स्कीम्स हैं और इन स्कीमों में जो पैसा जमा हो रहा है, जो इन स्कीमों में पैसा जमा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट निक्षेप, तो आप कह सकते हो ऐसा निक्षेप इनलीगल माना जाएगा। ये स्कीम कैसी हो गई? ये स्कीम और अरेंजमेंट कैसे हुए? इनलीगल। और कहीं किसी इनलीगल चीज पे जब पैसा डालोगे तो उसी को बोलेंगे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। बेसिक अभी मैंने आपको मतलब बताया कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होता क्या है। कुछ बेसिक समझ में आया होगा। डिपॉजिट तो लिया जा रहा है आपसे, पैसा तो लिया जा रहा है। डिपॉजिट मतलब जहां पैसा जमा करते हो डिपॉजिट होता है। अपन बोलते हैं ना, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट तो किया जा रहा है। लेकिन ये डिपॉजिट, पहली बात तो कोई रेगुलेटर के तहत नहीं है। डिपॉजिट हो रहा है लेकिन रेगुलेटर नहीं है। डिपॉजिट तो हो रहा है लेकिन लीगली अप्रूवल नहीं है, मतलब लॉ आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा। और ऐसी स्कीमों को ही हम अपनी भाषा में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जिसको अविनिमय निक्षेप स्कीम के नाम से हम जानते हैं। और ऐसी स्कीम को हमने क्या किया है, इस अधिनियम में क्या किया है? रोका है। अब कोई स्कीम अगर अनरेगुलेटेड है, जिसको बार बार मैं अनरेगुलेटेड बोल रहा हूं, अनरेगुलेटेड मतलब अविनिमय, अगर कोई स्कीम अनरेगुलेटेड है तो तीन चीजें आपको उसमें देखनी है। पहला, डिपॉजिट लिया जा रहा हो, क्या होगा? पहला क्या है? डिपॉजिट, पैसा जमा हो रहा है। आपसे कोई पूछे कोई स्कीम है, कोई स्कीम अनरेगुलेटेड रिलेटेड है, क्या देखना है इसमें? इसमें क्या देखेंगे? पहला, इस स्कीम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वहां पर डिपॉजिट लिया जा रहा है। पहली चीज हमें जो देखनी है, व्हाट इज दिस? क्या वहां पे डिपॉजिट
लिया जा रहा है, तो पहला तो क्या होना चाहिए, वहां पे कोई ना कोई डिपॉजिट लिया जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जमा करो भाई, निक्षेप करो। निक्षेप जब तक नहीं होगा तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम हो ही नहीं सकती। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कब होगी, जब वहां पे क्या लिया जा रहा है, कुछ ना कुछ डिपॉजिट किया जा रहा है। दूसरा, उस कंडीशन में आपको रिटर्न, आपसे वादा किया जा रहा है, रिटर्न और रिफंड का आपको वादा किया जा रहा है, का वादा, प्रॉमिस। पैसा केवल जमा नहीं किया जा रहा, बल्कि आपसे वादा किया जा रहा है कि हम आपको रिटर्न करेंगे, हम आपको रिफंड करेंगे, वापस करेंगे पैसा, सीधा सीधा है। तो दूसरा आपको देखना है कि भाई पैसा लिया भी जा रहा है और वापस करने का वादा भी किया जा रहा है। लेकिन इन चीजों पर भाई ठीक है, आप ले रहे हो, दे रहे हो, लेकिन किस नियम के हिसाब से? क्या कोई रेगुलेटर है आपके ऊपर? रेगुलेटर नहीं है, आपके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, और आप भी किसी लॉ से रेगुलेट नहीं हो रहे हो। तो जब इतनी सारी चीजें हो जाएं, या मेनली ये तीन चीजें हो जाएं, तो कह देना कोई स्कीम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी। ये बेसिक चीजें हैं यहां पे। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इनको पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है? कौन सी स्कीम मैं बताता हूं, आगे बताऊंगा इसको पॉन्जी क्यों कहा जाता है। पॉन्जी, ये पॉन्जी स्कीम एक्चुअली एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया। एक बहुत बड़ा फ्रॉड था 1920 के आसपास, 19वीं शताब्दी में, और ये इटली का था, जाके अमेरिका में बस गया, और उसने एक स्कीम चलाई, वही डबल का टेबल, टेबल का चोबल, इस टाइप से, भी आगे बताऊंगा। इसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी। क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नाम क्या था? चार्ल्स पॉन्जी। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड था, और इसने इतना फ्रॉड किया कि भाई इसका बड़ा नाम रोशन हो गया। अरे बहुत बड़ा फ्रॉड ही आदमी है। इसी के नाम पे इस स्कीम को पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। अभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि पॉन्जी स्कीम किससे रिलेटेड है, इसी एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये स्कीम्स वगैरह चलाई थी, अभी बताऊंगा क्या कहां उसने कैसे फ्रॉड किया था, अभी आगे मैंने अपने पूरे नोट्स में लिख के रखा हुआ है। तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स पॉन्जी, और चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे इस स्कीम को पॉन्जी स्कीम के नाम से जानते हैं, पॉन्जी स्कीम। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां से ये चीजें आई। हाँ, तो ये इसको हम बोलते हैं पॉन्जी स्कीम। एग्जाम्पल के तौर पे 5,000 दो और एक महीने बाद 10,000 ले लो। 1 लाख जमा करो और 90 दिन के बाद क्या, कितना ले लो? 2 लाख ले लो। मतलब 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में डबल कर रहा है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या कोई भी ऐसा बैंक है भारत में जो आरबीआई के अंडर आता हो, जो नेशनलाइज या क्या भी प्राइवेट बैंक हो? कोई भी आप मुझे बैंक बता दिए जहां पर 90 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में, तो कहता हूं 1 साल में बता दीजिए जहां पे पैसा डबल होता हो। एक बार कोई भी सोच के बता दीजिए, अगर किसी के पास एग्जाम्पल है, किसी भी भारत का कोई ऐसा बैंक है जहां पर पैसा 1 साल में डबल होता है? आप बोलोगे नहीं होता है। क्या? नहीं। तो 1 साल में कहीं पर भी पैसा डबल नहीं होता। अब जब नहीं होता, और वो आपसे क्या वादा कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है, डिपॉजिट ले रहा है, और उसे रिटर्न और रिफंड करने का वादा भी कर रहा है। और कितने दिनों में? कुछ दिनों में। अब जो प्रश्न है कि जो वो पैसा दे रहा है आपको, क्या वो रेगुलेटेड है? पता चला वो रेगुलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है रेगुलेटेड? उस पर ये चीजें लागू नहीं हो रही। दूसरा, वो अनरेगुलेटेड है, और उसे इस एक्ट ने बैन किया है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें एक साथ आ गई, तो मान लीजिएगा जो स्कीम चल रही है उसे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के नाम से हम जानेंगे। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चिट फंड का नाम सुना है? इस पे लिख लीजिए, पॉन्जी स्कीम लिख लीजिए, चिट फंड लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कौन सी होती है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, पॉन्जी स्कीम हो गई, ये एग्जाम्पल है। और दूसरा हो गया चिट फंड। ये भारत में बहुत, इस भारत में ज्यादातर इस नाम से जाना जाता है, चिट फंड कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं। और जब हम इस एक्ट की सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जब हम इस एक्ट की सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये स्कीम पूरी तरीके से बैन होती है। आप देख पा रहे होगे सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग में कि बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। और अगर कोई चीज बैन है और फिर व्यक्ति कोई उसे करता है, तो फिर वो पनिशमेंट भी उसे मिल सकता है। तो सेक्शन 3 ने आपको मना किया है। अब क्या होगा अगर सेक्शन नंबर 3 ने मना किया और फिर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजें चला रहा है?
तो उसको क्या होगा, देखो दो तीन चीजें। पहला होगा, पहला सहारा के साथ क्या हुआ, अब देख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्या हुआ, आप सोचिए सहारा के साथ क्या हुआ। पहला, सहारा से क्या बोला सरकार ने, क्या सॉरी कोर्ट ने क्या बोला था कि सहारा सबका पैसा वापस करे। मतलब जो डिपॉजिटर थे जिन्होंने पैसे को डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मतलब जमा करने वाले को क्या बोलेंगे, डिपॉजिटर। तो जो डिपॉजिटर था उनका पैसा को क्या करो, वापस करो, पहली चीज। दूसरा, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। आपने सुना होगा सहारा की बहुत सारी संपत्तियों को सरकार ने क्या किया था, कोर्ट के ऑर्डर के तहत जब्त कर लिया था। दूसरा, इन्होंने जब पैसा कमाया इस प्रकार से, पैसा भी आपका क्या होगा, आपका जब्त हो जाएगा, प्रॉपर्टी अटैच होगी। दो हो गई चीजें, पैसा वापस करना है और जो चीजें कमाई हैं गलत तरीके से वो क्या होंगी, अटैच होंगी। और तीसरा होता है आपको जेल और फाइन भी लग सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपने देखा होगा सुब्रतो सहारा को जेल भी भेजा गया था और उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगे थे। ये सारी की सारी चीजें आपको इसके साथ होती है। समझ में आया? ये आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, जो चीजें आपने देखी है। तो ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये इसी स्कीम के तहत। तो ये चीजें सरकार क्या करती है, बड़ा इसमें कड़ा रुख अपनाती है। और जहां जहां पे जो लोग पकड़े जाते हैं, अब इस पे बहुत बार आपने नाम सुना होगा, सेबी ने छापे मारे, सेबी ने ऐसी कार्रवाई की, क्योंकि सेबी एक रेगुलेटर के तौर पर काम करती है, आरबीआई एक रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। तो ये मेनली है आपका इस एक्ट का। सब पहले आरबीआई की परमिशन, एग्जैक्टली ऐसे जो ना घर का काम है कि भाई जैसे आप एक घर का भी अगर मान के चलो, अगर घर का भी काम लगाते हो तो किससे परमिशन लेते हो आप, नगर पालिका वगैरह या नगर निगम जो होती है या जो भी हाउसिंग अथॉरिटीज होती है उनकी परमिशन लेके ही घर बनाते हो, कैसे ही बना देते हो, नहीं तो घर टूट जाता है। तो भाई जब घर बनाने के लिए परमिशन है, या तो आप दो पूरे देश में पता नहीं किस किस का पैसा जमा करोगे। तो स्कीम्स के तहत आपको परमिशन क्या, आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सब कराना पड़ता है। अगर जैसे भाई नया बैंक क्या खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन उस पर आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर आपके पास वो चीजें हैं खोल लो, नहीं होता है भाग जाता है व्यक्ति। अब उसको समझ में आया कि भाई इतनी खतरनाक पनिशमेंट है, बैनिंग में भाई उसमें फाइन भी लगेगा, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, वापस भी करना पड़ेगा, फिर पैसा जेल भी जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या करते हैं, देश से भाग जाते हैं। जिनको मौका मिल जाता है, जो नहीं मिल जाता वो फंस जाते हैं, जिनको मौका मिलता है वो छू। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई कहां से लौटाओगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो एक सिस्टम के तौर पे काम करती है। और ये जब ये सिस्टम होता है ना, ये कुछ समय तक काम करता है केवल, क्योंकि भाई लीगल चीजें होती है वो लंबे समय तक काम करती है। यहां पर आप जो डबल तिबल कर रहे हो ये चीज हो ही नहीं सकती। ये करती है कुछ समय तक काम, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम कर जाए, 5 साल। ये कैसे काम करती है, एज अ चेन। आपके पास रेगुलर पैसा आता रहे, नए ग्राहक आते रहे, जब नया ग्राहक आता जा रहा है तो उसी का पैसा दूसरे को दे दो, दूसरे का पैसा तीसरे को दे दो, तीसरे का चौथे को दे दो। फिर वो हो सकता है, फिर इस उम्मीद में रहो कि जिसने सबसे पहले पैसा डाला था वो फिर पैसा डालेगा, फिर पैसा डालेगा, तो आपके पास पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है। और जब आता जा रहा है तो आप रखते जा रहे हो। फिर आपको पता चला जहां से ये चेन टूटेगी, जहां से वो लास्ट वाला जिसने पहले पैसा डाला था वो पैसा डालना बंद करेगा, या वो अपना पैसा निकालना चालू करेगा और नया इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। नया पैसा आ नहीं रहा है, पुराना वाला पैसा निकाल रहा है। आपके पास 10 करोड़ इकट्ठा हो गए, आप सबको 10 करोड़ में आपको कितने, इनको 2 करोड़ देने, 2 लाख रुपए देने, आपने दे दिए, इनको देते यार। लेकिन अब सभी क्या आ रहे, अपना पैसा निकाल रहा है। 10 करोड़ से आपके पास बचा 5 करोड़, आपने कहा यार 2 दिन में 5 करोड़ हो गया, सब पैसा निकाल रहा है हमारे ऊपर। और नया व्यक्ति आ नहीं रहा कि नया व्यक्ति जमा करे। अब नया आ नहीं रहा है, पुराना पैसा निकाल रहा है। आप समझ गए कि हमारी स्कीम हो गई फेल। आपने उठाया, आपने कहा 5 करोड़ बटे, लेके भाग गए। कहां से देंगे? नहीं तो कुछ दिन बाद भाई, कुछ दिनों के बाद ये आ जाएगा कि 5 करोड़ भी चले जाएंगे, 5 करोड़ के अलावा आपको 5 करोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो गलत तरीके से लोगों को पैसा बांटा है उसकी वजह से आपके ऊपर भी तो लोन आएगा। आपने तो कहीं ना कहीं से ले लिया, आपने तो 1 लाख का 2 दे दिया, 2 का 4 दे दिया, लेकिन इस उम्मीद में कि वो पीछे वाला जो होगा वो हमारे पास दोबारा पैसा जमा करेगा, पीछे वाला दोबारा जमा करेगा, और ये वाली चेन चलती रहेगी और कोई पैसा नहीं निकालेगा। वो 2 का 4, 4 का 6, 6, 2 हम उसको देंगे तो वो 2 जमा कर देगा, फिर उसको हम 4 देंगे, ऐसे ही ऐसे हम बोल रहे तुम्हारा 1 करोड़ हो गया, जमा रहने दो बस, निकालना मत। जहां से निकालने की बात आएगी सॉरी, जहां से निकालने की बात आएगी वो व्यक्ति समझ जाता कि आप फंस गए। और जब आप फंसे तो फिर रेगुलेटेड स्कीम बंद, पता नहीं चलेगा कौन था, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं थी तो फिर लोगों को ढूंढना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई चीज आरबीआई से कनेक्टेड थी तो भाई सब कुछ आपको पता रहता है। अब किसने किया, कौन था, पता चला वो था मालिक, वो भी था इसमें इन्वेस्ट, ये भी था। अब पता चल रहा है बाद में 10 लोग थे, कहां गए पता ही नहीं है। कुछ लोग भारत से भाग गए, कुछ लोग छुप गए, पता चला 2-4 जबरदस्ती के कर्मचारियों को फंसा दिया गया। बोले यही तो थे, बोले इसकी औकात ही नहीं है 10 करोड़ रुपए की, तो वो आदमी फंस जाते हैं। तो ये चीजें हो रही है। अब समझ में आया कुछ बेसिक क्या होता है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट। इसके बाद हम चलते हैं कुछ नोट्स। सर रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का कोई एक एग्जाम्पल है? रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है।
रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का जो आप बैंकों में एफडी करते हो, बैंकों में पैसा जमा करते हो, आप मान के चलो आपका एसबीआई में, ज्यादातर लोगों का एसबीआई में रहता है भारत में, सबसे ट्रस्टेड बैंक है, या एचडीएफसी मान लो, या प्राइवेट बैंक में कोई भी मान लो, आप कोई भी चीज मान सकते, मान के चलो आप कहां पहुंचे, आपने अपना पैसा कहां जमा किया, एसबीआई में। जब आप एसबीआई में अपना पैसा जमा करते हो तो आप कौन होगा, डिपॉजिटर। जब आपने एसबीआई में अपना पैसा जमा किया तो क्या होगा, आप डिपॉजिटर होगा। डिपॉजिटर के बाद क्या होगा भाई, किस किस चीज के तहत जमा किया, आपने तो भाई एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जमा किया, ये क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया। आपने पैसा कहां जमा किया, आपने पैसा जमा किया किसी स्कीम के तहत। बैंकों में भी स्कीम आती है भाई, जैसे आपने सुना होगा वृद्धों के लिए अलग स्कीम आ रही, पेंशनों के लिए अलग स्कीम आ रहा, आजकल बैंक लेके आते हैं स्कीम के जिसपे अपन बोल देते हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह पे आप पैसा जमा कर रहे हो, वो बोलते हैं भाई नई स्कीम आई है जिसपे प्रोविडेंट के फंड, आप जब रिटायर्ड हो जाओगे तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, वो आजकल कुछ बैंक आते कहते हैं कि भैया हम आपसे पैसा आपका डिपॉजिट करवाते हैं, कहां पर, किसी ना किसी कंपनी में जो मार्केट रिस्क पे रहेगा। कभी कभी आप लोग एफडी करा लेते हो, तो ये जो चीजें हैं ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये रेगुलेटेड स्कीम है, क्योंकि ये रेगुलेटेड तरीके से चल रही है नियम कानून के तहत। तो उसमें ब्याज एक निश्चित आपको मिलेगा। उसमें होता है ना, एफडी में क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता कि मैं आपको 10 दिन में, वो डबल, वो क्या कहते हैं कि भाई आज आप 5 लाख रुपए जमा करो और अगले 5 सालों के बाद हम आपको 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख दे देंगे। ये तो हो गया, पता चल गया कितना मिलेगा, एक निश्चित अमाउंट है। एक आप वो आपका जमा कराएंगे कि भाई 5 लाख रुपए जमा करो, 5 लाख के बाद मार्केट के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, मार्केट में देख लेना कि भाई शेयर कितना बड़ा है। तो ये शेयरिंग की होता है ना, शेयरिंग लेकिन रिस्क होती है। तो आप टीवी में ऐड देखते हैं, देखते हो ना कि मार्केट रिस्क क्या होती है, सॉरी जो भी ये म्यूचुअल फंड होता है ये मार्केट रिस्क के अधीन होता है। तो अपना पैसा सोच समझ के जल्दी से जल्दी जल्दी बोल जाता है वो, सुना टीवी में, आदमी को समझ ही भी ना हो, और इंग्लिश में बोलता है, कुछ लोग समझ ही भी नहीं पाते क्या होता। तो ये स्कीम है, क्योंकि लेकिन अब टर्म्स एंड कंडीशन बनाने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति से मार्केट रिस्क पे पैसा डलवा रहे हो तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन बताओ, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब ये तो ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सेकंड में बताओ, वो 10 सेकंड की बात 2 सेकंड में कर देते, तो आपको चलो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बस ये चीजें यहाँ पर चल रही है, देखा है कि नहीं देखा है। अब आप शायद इन चीजों को क्या कर पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो। हाँ वही तो पॉन्जी स्कीम, पॉन्जी स्कीम क्या है, नाम है एक व्यक्ति का, पॉन्जी, चार्ल्स पॉन्जी एक व्यक्ति का नाम था, उसने ये स्कीम को चालू किया था, ये 2 का 4, 4 का 6 वाला। तो उसके नाम से फेमस हो गया, फिर धीरे धीरे चीजें पूरी दुनिया में बढ़ी। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चल रही है। लेकिन भारत में आते आते जब ये बहुत ज्यादा, पहले भी भारत में कानून थे इस प्रकार के, लेकिन जब हमने देखा कि 2019 तक आते आते बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए लगातार, जैसे मैंने आपको शारदा चिट फंड घोटाले की बात करी, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, और हमने बहुत सारे ऐसे घोटालों के बारे में जब पढ़ा, तो फिर हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम एक नया लॉ बनाते हैं, क्योंकि पुराना लॉ कारगर नहीं था, जिसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को जो डिपॉजिट करा के चीजों को देख रहे हैं उनको हम रोक पाए, ये मेनली था। ठीक है, ड्रीम 11 वगैरह बहुत सारी है, एग्जाम्पल 50 है। चलिए अब कुछ हम देखते हैं अपने नोट्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। उसमें मैंने क्या दिया, सेक्ट का एक इंट्रोडक्शन, सेक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इस एक्ट को समझने के लिए ये चीजें मैंने आपको दी। देखो एक्ट को क्या होता है, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट को क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं। हमें डायरेक्टली कभी किसी एक्ट को नहीं पढ़ना। मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं किसी से भी कह रहा हूं, जब भी किसी भी एक्ट को पढ़ो, कब सबसे पहले जब तक उस एक्ट को चालू नहीं करो, जब तक ये ना समझ जाओ कि उस एक्ट में है क्या। हम उठाते डायरेक्टली बैनिंग ऑफ अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम, जल्दी जल्दी पढ़ लेते, ये रेगुलेटर है, ये डिपॉजिटर है, ये है और ये है। सेक्शन 3 मना करती है, 2 का 17 ये कहता है, 3 का ये कहता है। हमें हो सकता है रट लेते, लेकिन रटी हुई विद्या ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। कहां कहां रटोगे, रट में क्या होगा, कोई व्यक्ति उसका मतलब पूछ लेगा कुछ भी। तो मेरा इतना मानना है कि इस लेक्चर के बाद अगर आप इतना देखोगे तो बेसिक आपको कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होती क्या है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो सेक्शन तो हमें सब पढ़नी है, 44 सेक्शन हम पढ़ लेंगे इसको, जितने दिन भी लगेंगे आपको, लेकिन एक एक सेक्शन हम पढ़ेंगे, तब आप क्या करोगे, एग्जाम में चीजों को कवर कर पाओगे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये मेंस और इंटरव्यू दोनों के हिसाब से। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, बार बार उनके सवाल आते हैं, सर मेंस अगर आया तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यही तो लिखोगे। अभी आपको बताया नहीं मैंने कि अनरेगुलर डिपॉजिट कैसे पता करना है, यही तो लिखना है। आप लोग बोलते, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर इंटरव्यू में कैसे करेंगे। हाँ थोड़ा सा पहले अभी इंट्रोडक्शन कर दे मेगा, फिर स्पीड अपन रख लेंगे। पहले इंट्रोडक्शन कर लें, अभी ज्यादा स्पीड करेंगे तो अभी समझ में ना आएगा। गाड़ी को पहले रमा तो होने दो, अभी ठंड का माहौल है, इंजन गर्म हो जाए,
नहीं तो अभी धुआं छोड़ देगा कि रंजन। ठीक है, हमें कुछ नहीं, हम तो पड़े बैठे हैं। आप कह रहे हो जल्दी करा दो, मैं तो जल्दी करा दूंगा, मैं तो 2 दिन में करा दूं। 2 दिन में हो जाएगा भाई, टिकई तो लगवाना है 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा है कि थोड़ा सा समझ लो पहले एक्ट को। जब एक्ट को समझ लो, उसकी डेफिनेशंस को समझ लो, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक्ट और डेफिनेशन अगर समझ में आ जाती है तो फिर कुछ चीजें अगर नहीं भी हो पाती है तो आप उसे समझ लेते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स है, दोनों में पढ़ते हैं। कहता है द पॉन्जी स्कीम गेट्स इट्स नेम फॉर द स्विंडलर नेम चार्ल्स पॉन्जी। पॉन्जी स्कीम का नाम एक ठग व्यक्ति चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर पड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसने 1920 में एक ऐसी निवेश योजना का प्रचार करके करोड़पति बन गया जो वास्तविक में अस्तित्व में ही नहीं थी। मतलब एक ऐसी स्कीम जो थी ही नहीं कभी, और लोग उसने विश्वास दिलाया कि एक ऐसी स्कीम है जो 2 का 4 कर देती है, 4 का 6 कर देती है, मेरे पास एक नई स्कीम आई है, नया चीज आई। अब भाई आदमी, व्यक्ति का, इंसान, मैंने आपको कल भी बताया था, जो इंसान होता है भाई, अपन जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे थे, मैंने 60A और 60B पढ़ाई थी, मैंने क्या कहा था, मानव थोड़ा सा लालची होता है। आप नहीं, मानव में बोल रहा हूं, सब हल्का सा उसके मन में लालच होता है। तभी तो उसको इनाम दिया जा रहा था वहां पे, भैया तुम वैसे तो ना बताओगे, हो सकता है हम तुम्हें इनाम दे दे तो बता दो, तो खुश हो जाता है कि अच्छा इनाम मिल रहा है। मैं आपसे कह दूं कि हम आपको इनाम दोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो उसको क्या हुआ, उसने लोगों को बताया कि अरे भैया बहुत अच्छी स्कीम आई है, तो 2 का 4 होगा, 4 का 6 होगा। और उसने लोगों को जब विश्वास दिलाया तो इतना विश्वास लोगों को हो गया कि वो बन गया एकदम से करोड़पति। और ऐसी स्कीम के संबंध में जो वास्तव में जो लोगों को विश्वास दिला रहा था, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो ये कहता था आज आप जमा करो 1,000, हम आपको 2,000 देंगे, 2 का हम जल्दी 4 कर देंगे, 4 का 6, आप सब करोड़। लोगों ने सोचा कि अगर इसके हिसाब से हम पैसा करेंगे तो 1 साल में तो हम करोड़पति बन जाएंगे। और जब करोड़पति बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा लोग ने सोचा। किसी ने सोचा जमीन खरीदेंगे, किसी ने सोचा मकान, किसी ने गाड़ी। अब सब ने अमीर होने के सपने देख लिए, और एक आध बार पैसा मिल भी जाता है। तुमने जमा किया, तुम 90 दिन बाद पहुंचोगे, अरे भाई साहब आइए आइए लीजिए आपका पैसा। अरे आप खुश होगा, यार ये तो स्कीम सही है। आदमी पहले थोड़ा सा लगाता है टेस्ट, अरे मजा आ गया यार। अब तुमने क्या कहा, तुमने कहा आप, उसे वो बोलेगा भाई साहब फिर अभी और स्कीम अच्छी आई है। बोले क्या भाई साहब, अभी 90 दिन में हो रहा, तब तो 60 दिन में डबल होगा। तुम और खुश, अब तो यार और जल्दी मौका है। तुमने दोबारा लगा दिया, बोले भाई साहब ये 2,000 हमें ना दो, लगा दो उसमें। ठीक है भाई। अब उसने बोला कि भाई साहब एक और अच्छी स्कीम आई, तीसरी बार लेने गए। बोले भाई साहब अब तो 60 दिन की जगह 45 दिन में ही डबल हो रहा है। भाई साहब क्या थोड़ा थोड़ा लगा रहे, जल्दी अमीर बनो। क्या तुम 2-2 4-4, बोले भाई साहब स्कीम भी बंद हो सकती है बहुत जल्दी, फिर वही आपको 1-2 साल में डबल मिलेगा। अब आदमी ने कहा यार आदमी तो सही है, 2 बार पैसा लगाया, दोनों बार मिल गया, सबका मिल रहा है। अब तुमने वो 4,000 तो लगानी है जो तुम्हें 1 के 2, 2 के 4 हुए, और तुम 2-4 लोगों से लोन लिया है। भैया यार 10 तुम दो, 10 तुमने बोले 10 के। मनीषा ने पूछा भाई 10 ले जा रहे हो, कितने दिन में लौटाओगे? उसने कहा तुम्हें 10 के हम देंगे 12, 3 महीने में। हमने कहा 10 के 12 आप 3 महीने में मिल रहे, कोई बुरी बात नहीं है। हमने कहा आप हमें दो 1 लाख रुपए। इन्होंने कहा 1 का कितना? हमने 1 का तुम्हें 1.5 देंगे 3 महीने बाद। अब वो ये सोच रहा था हमें तो 45 दिन में डबल हो रहा है, ये हम इनको देंगे 3 महीने बाद, हम डबल 2 बार डबल करवा लेंगे। 1 का 2 करा लेंगे और 2 का 4 करा लेंगे, और हमें देना कितना है, 1.5 लाख रुपए, और हमें कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए हमारा फायदा। अब उसने दिमाग लगाया, ऐसा उसने 2-4-6 लाख लोगों से लोन ले लिया और लगा दिया। अब 4,000 व्यक्ति का जब लालच बढ़ा तो उसने कितना लगाया, 4 लाख लगाया, इधर उधर से पैसा लेके। पता चला 4 महीने बाद पहुंचे तो ताला लगाया ऑफिस में। अब आप बड़बड़ा गए, अब लगा रहे हो फोन, फोन भी नहीं लग रहा, कहां से लगेगा, उसको भाग गया। अब तुम बड़बड़ा, अब तुम पहुंच रहे पुलिस वाले के पास, लोग फिर पहुंचते हैं, भैया पुलिस वाले वो पैसा लेके भाग गया, वो हम तो बर्बाद हो गए, हमने इससे लोन लिया। भाई काहे लगाया था ऐसी जगह पैसा? वो तो भागना ही था उसको। क्यों? क्योंकि जो ये स्कीम चल रही थी वो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसी कोई रूल और रेगुलेशन है ही नहीं है कि जो इतनी जल्दी पैसा डबल कर दे। तो आपको वो चीज समझनी चाहिए थी, इसमें रिस्क भी नहीं था भाई। जनरली अगर आप मार्केट में डालते हो, मार्केट में पैसा डबल हो सकता है 1 साल में या 6 महीने में भी, मैं कैसा हूं डबल हो सकता है, लेकिन वहां पे रिस्क होती है, हो सकता है डूब भी जाए पैसा। लेकिन यहाँ वो तो ही ना कह रहा था डूबेगा, वो कह रहा था भाई डबल ही होगा। वो ये नहीं कह रहा था कि भाई, अब आपसे वो ये कह रहा होता कि देखो मार्केट के हिसाब से हो सकता है कि 6 महीने में डबल हो सकता है 6 महीने में निपट भी जाओ तुम, तो बात अलग थी यहाँ पे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पैसा डबल ही होगा। चलिए, इनको लिखना नहीं है अपन को, ये चीजें सब आपको ये उसमें मिलेंगी। आपको पूछना है कुछ? नहीं, तो ये चीज आपको लिखना नहीं है, ये चीज ऑलरेडी कहां पे है, नोट्स आपके ऐप में डल जाएंगे, तो आपको रीड करने हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। हाँ, हेरा फेरी मूवी आपने देखी होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी। अब जैसे भी हो हेरा फेरी में, मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये लिखना किसी को नहीं है, ये आपके ऐप में अपलोड हो जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको केवल इनको क्या करना है, एक बार
रीड करना। इसके बाद हम चलते हैं, चलिए आगे। चार्ल्स पॉन्जी इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। ऐसा नहीं कि इसने सबसे पहले धोखाधड़ी, लेकिन इसने जिस स्तर पर करी धोखाधड़ी वो बड़ा फेमस हो गया। जैसे भाई ऐसा तो नहीं क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर पहला व्यक्ति था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जिस स्तर पे खेला वो फेमस हो गया। तो ऐसे इनके साथ था कि भाई पॉन्जी स्कीम बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन ये ज्यादा माइंडेड आदमी था, इसने ज्यादा लंबी कमाई कर ली, तो ये ज्यादा फेमस हो गया। कहता है इस योजना, ऐसी योजनाएं 19वीं शताब्दी में भी देखी गई थी, जिसमें लेखक चार्ल्स ने अपने दो उपन्यास, एक चार्ल्स करके एक लेखक थे, ऑथर राइटर थे, उन्होंने अपने दो उपन्यास लिखे थे, और 1844 में एक उपन्यास लिखा था, मैं याद नहीं रखना कौन से उपन्यास है, और एक 1857 में उपन्यास लिखा था। उसमें उन्होंने ये चार्ल्स स्कीम्स के बारे में बताया था कि ऐसी स्कीम होती है। एक उपन्यास लिखा था भाई, जैसे कहानियां होती है उपन्यास, उसमें इन्होंने जिक्र किया था। हमें नहीं पढ़ना किसने क्या, तो मैं एक जर्नल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसी कोई नई चीज नहीं थी कि चार्ल्स पॉन्जी ने पहली बार चीजें कर दी तो हाहाकार। पहले हो रहा था, लेकिन बहुत नीचे छोटे स्तर पर, लेकिन अब हुआ एक बहुत बड़े स्तर पर। इसके बाद चार्ल्स पॉन्जी की मूल योजना जो 1919 में बनी थी, अमेरिका डाक सेवा और अंतरराष्ट्रीय पत्र व्यवहार पर आधारित थी। उसे स्पेन से किसी व्यक्ति का पत्र मिला था जिसमें पहले से अंतरराष्ट्रीय डाक शुल्क चुकाया गया था। अब देखो क्या होता है, जो चार्ल्स पॉन्जी था उसकी जो ओरिजिनली 1919 में से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, और उसने फोकस्ड ऑन द यूएस पोर्टल सर्विस। अब यूएस पोर्टल सर्विस हो, जैसे भारत इंडियन पोर्टल सर्विस है, भारतीय डाक योजना, ऐसे हर देश में चलती है। अब उसने एक चीज देखी कि भाई डाक योजना को हम देखें तो जो डाक योजना के तहत स्पेन और अमेरिका में अलग अलग शुल्क है। हो सकता है किसी जगह आपको उसी डाक को भेजने में शुल्क जो लगता वो कम था, एक जगह ज्यादा लगता था। उसने कहा यार ये तो क्या है, अंतर है, और इस अंतर को अगर हम एक बड़े स्तर पे काम करें, हम वहां से डाक खरीद के शुल्क ले चुकाएं और उसे यहां पे यूज करें, तो हो सकता है। उसने ज्यादा फायदा नहीं था, फायदा उसको लगता था भाई मान के चलो 100 रुपए में 2 रुपए का अंतर आ रहा था अमेरिकन और स्पेन में। उसने कहा कि यार भाई है तो 2 रुपए, लेकिन अगर हम इसे बड़े स्तर पे करें और 1 लाख लोग हम जोड़ लें, 1 लाख डाक हम जोड़ लें, तो 2 का क्या हो जाएगा, वो 2 लाख हो जाएगा। उसने कहा वैसे अगर छोटे स्तर पे करते हैं तो 2 रुपए बहुत छोटा दिखता है और लोग इस पे ध्यान भी नहीं देंगे। भाई 1-2 रुपए में कौन, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं एक फिल्म देख रहा था, एक मूवी थी, इंग्लिश मूवी। उसमें एक व्यक्ति कैसे फ्रॉड करता था, वो फ्रॉड करता था कि एक व्यक्ति के अकाउंट से 5-7 पैसे काट लेता था ट्रांजेक्शन। कितना? 5। तुम तो देखो भी ना, तुम्हारा कभी जैसे तुमने कहीं मान के चलो 5,000 रुपए ट्रांसफर किया है, अब उसमें से तुम्हारा 5,000 रुपए कट गया और उसमें से 2-3-4-5 पैसा और कट गया एक्स्ट्रा, 5,000 5 पैसे कट गए। वो तो बैंक में भी नहीं आएगा स्टेटमेंट, वो तो सीधा 5,000 लिख देगा। तुम क्या ध्यान दोगे? नहीं देते। आदमी के फोन पे आ जाए, आप तो फोन पे में तुम ट्रांजेक्शन करते हो तो 3-4 रुपए तुम्हारा ज्यादा लगता है जब तुम बिल वो रिचार्ज करते हो, आदमी ध्यान नहीं देता, अरे बोले 3 रुपए तो ही है। अब वो क्या करता था, वो व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि अगर हमारे बैंक में कम से कम 1 करोड़ लोगों का अकाउंट है और हम 1 करोड़ रुपए से रोज अगर लोगों के जब जिस ट्रांजेक्शन में 6-7-8 पैसे निकाल ले, बस ज्यादा नहीं, रुपए नहीं सॉरी पैसे निकाल ले, तो होगा क्या, एक समय बाद लोगों को 7 पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास 7 करोड़ लोगों का रोज 7 पैसा आएगा, तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा। ऐसी स्कीम्स व्यक्ति लगाता है। तो उसने क्या लगाई, यही स्कीम कि हम क्या करेंगे, जो पोर्टल शुल्क में जो छोटा सा अंतर है उससे बहुत सारे लोगों को जोड़ लेंगे और क्या करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, यहां तक आ जाए। भाई बहुत दिमाग वाले व्यक्ति होते, पता नहीं काका करते। मैं बता रहा हूं, उस मूवी में यह था कि वो 5-7 पैसा निकाला करता था। 5-7 पैसा आप समझ सकते हो, कुछ भी नहीं होता। और इसी स्कीम से उसे एक आइडिया मिला था। मैं देखो, ये स्कीम अपने काम की नहीं है, लेकिन यही जो पोर्टल वाली जो भेजा करता था, मैं जो बता रहा हूं, ये क्या बोल रहा हूं, उस अंतरराष्ट्रीय उत्तर कूपन को अमेरिका में बदला जा सकता था। मतलब जो स्पेन से वो खरीदता था उसे हम कहां बदल सकते थे, अमेरिका में बदल सकते थे, ताकि स्पेन को जवाब भेजने का खर्च निकाला जा सके। जिससे पहले क्या होता था, जब आप डाक भेजते थे तो पैसा लगता था, लेकिन स्पेन में कुछ लगता था और अमेरिका में कुछ लगता था। तो उसे लगा कि यार इसमें तो थोड़ा सा अंतर है, स्पेन में थोड़ा सा कम पैसा लग रहा है या अमेरिका ज्यादा पैसा ले रहा है, तो स्पेन से डाक को खरीदता था। और स्पेन वाली डाक को क्योंकि अगर यूएस से भेज रहे हैं तो आप वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मनी एक्सचेंज हो जाती ना, जैसे आप कहीं से अमेरिका जाओ डॉलर लेके आओ तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता। उसने कहा यार इसमें अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अंतर आया, भले वो कुछ पैसों का था, कुछ सेंट्स का था, उसने कहा कि अंतर तो आ रहा है। अब उसने इस अंतर को उसने एक आइडिया दिया, क्या ना करें, यही यहां से एक उसको स्कीम आई कि हम एक पॉन्जी स्कीम बनाते हैं।
पॉन्जी स्कीम मतलब अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम। इसके बाद देयर वाज अ टिनी डिफरेंस, बहुत छोटा सा अंतर था, बहुत छोटा सा। द चार्जेस फॉर द कूपन्स एंड देयर रिडम्पशन प्राइसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द करेंसी एक्सचेंज रेट। जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है जिसमें हम नोटों को बदलते हैं, पैसों को बदलते हैं, वो उसकी वजह से बहुत छोटा था। स्केल्ड अप दैन द कुड रिटर्न अ प्रॉफिट, और इसके वजह से उसको क्या हो रहा था, एक छोटा सा प्रॉफिट भी हो रहा था। द कॉन्सेप्ट वाज अ फॉर्म ऑफ एवरेज विच वाज नॉट लीगल। देखो अब ये क्या कहता है, मुद्रा विनिमय दरों के अंतरण के कारण कूपन की खरीद और उसके भुगतान की कीमत में थोड़ा सा फर्क था। यदि ये बड़े स्तर पे किया जाए तो इसे मुनाफा कमाया जा सकता था। छोटा छोटा था लेकिन बड़े स्तर पे मुनाफा, ताकि ये अंतःप्रण कहलाता था, जिसको हम बोलते हैं एब्रिट्रेज, और जो कानूनन अवैध नहीं था उस समय तक, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पे हो रहा था। कि भाई चलो आगे आते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, however Ponzi is hardly engaging in this practice, it was eventually be discovered that he has 61 worth of the these पोर्टल कूपन्स। उसके पास ज्यादा पैसा वगैरह नहीं है, $61 वगैरह के आसपास उसने इन चीजों से कमाया। उसके पास $61 वगैरह आया। वह नेगोशिएशंस पैसा इकट्ठा कर रहा था, मतलब ये क्या कर रहा था, वो पैसा इकट्ठा कर रहा था इस स्कीम के माध्यम से कि जिससे जितना पैसा मिल जाए, और योजना को चलाए रखने के लिए बस उतना ही भुगतान करता था जितना जरूरी था। भाई योजना को चालू से रखना है, वो चाहता था कि स्कीम लंबे समय तक चालू रहे। अब चालू रखने के लिए जितना उसको लगता था वो उतना भुगतान कर देता था कि स्कीम भी चालू रहे और हम लोगों से क्या करें, पैसा इकट्ठा करें। अभी वो क्या कर रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा था। यह योजना अगस्त 1920 तक चली। कब तक? 1919 से स्टार्ट की, 1920 तक चली। इसके बाद है द बोस्टन पोस्टल ने पॉन्जी की सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, और 90 दिनों में 50%, बाद में 45 दिनों में। वो कहता था कि जितना पैसा जमा करोगे 90 दिनों में हम आपको उसका 50% आपको एक्स्ट्रा देंगे। 1 लाख करोगे तो 1.5 देंगे। पहले 90 दिन में डबल कर रहा था, फिर कितने में आपको करने लगा, 45 दिनों में आपको 50% आपको देने लगा। उसके रिटर्न के उसके वादे की जांच शुरू हुई। अब वो इतना बड़ा वादा कर रहा था तो भाई पूरी जगह फेमस हो गया, लोगों ने पैसा लगाया। अब भाई जो वहां पे जैसे हमारे सेबी काम करती है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज, वहां की जो सेबी थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, उसने जांच चालू की कि भाई ऐसी कौन सी स्कीम आ गई, कितनी जल्दी पैसा आप ज्यादा करके दे रहे हो। जब ये शादी जांच चालू हुई तो फिर क्या हुआ, उस पर उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर जांच शुरू हुई, जांच के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद उसे धोखाधड़ी के लिए क्या कर दिया गया, उसे जेल वगैरह में डाल दिया गया। और इसी के बाद इस स्कीम को हम पॉन्जी स्कीम्स के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब देखो ये स्कीम का एक उदाहरण हम अगर देखें, स्कीम काम कैसे करती है, पॉन्जी स्कीम जो मैंने आपसे बताया। फॉर एग्जाम्पल एक एडम है, एडम इंग्लिश एग्जाम्पल है, उसको उसने प्रॉमिस किया कि वो रिटर्न करेगा, आप मुझे $1,000 लोन दो, $1,000, हम उस पर आपको क्या करेंगे, $10,000 रिटर्न करेंगे, और कितने दिनों में कर देंगे। उसने बोला हम आपको, आप हमें $1,000 दोगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम आपको 90 दिनों के बाद $1,100 देंगे। बैंक में इतनी जल्दी डबल नहीं होता, 10% इतनी जल्दी नहीं मिलता, हो सकता है साल। इसके बाद उसने क्या किया, दूसरा लोन किससे ले लिया, एडम से। एक का लिया और एक का, और एडम से कहा क्या कि हम आपको क्या करेंगे, इतना पे करेंगे। उसके बाद उसने तीसरे व्यक्ति से क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब वो क्या करता है, अपना लोन व्यक्तियों से क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब देखो इसको मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो क्या कह रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ये हो रहा है, देखो मैंने आपसे लिया, ए नाम के व्यक्ति से बी ने पैसा लिया। ए ने जब बी से पैसा लिया, और ए ने क्या कहा, बी को एक वादा किया कि तुम मुझे क्या करो, $1,000 दो, और मैं तुम्हें 90 दिनों में रिटर्न करूंगा कितना, 1,500। एग्जाम जितना भी बढ़ाना हो तो पढ़ा के बोल दो, 1,500। ए ने किससे लिया, बी से। चलो बी से पैसा ले लिया, फिर तुमने एक और पैसा लिया। ए ने फिर किससे एक और पैसा लिया, उसने लिया, ए ने लिया मान के चलो $2,000। अब ये किससे लिया, सी से लिया, और उसने कहा कि हम तुम्हें 2,000 का कितना कर देंगे, 3,000 कर देंगे। कितने दिनों में, 90 दिनों में। अब उसके पास कितना पैसा जमा हो गया, 3,000 उसके पास हो गया। ऐसे उसने और लोगों से पैसा, किसी से 5,000 ले लिया, किसी से 10,000 ले लिया, जितना भी उसको लेना था, किसी से 2,000 ले लिया। उसके पास काफी अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, मान के चलते उसके पास टोटल हो गया $50,000 इकट्ठा। अब उसको क्या हुआ, इतने जब उसके पास 50,000 इकट्ठा हुआ तो उसकी स्कीम एक जन की मैच्योर हो गई, इसकी मतलब 90 दिन पूरे हो गए। सबसे पहले किसने पैसा लिया था, ए ने। 90 दिन हो गए, ए को उसने सही में पैसा लौटा दिया, 1,500 दे दिए,
उसके पास ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसको कितने पैसा उसके पास बचा अभी भी 48,500। इसका तो कुछ लगा नहीं है ना, 48,500 रुपए वैसे इसके पास बचे। इसके बाद जब इसका लौटाए तो हो सकता है ये 1500 इसने फिर जमा कर दिया, तो इसके पास फिर वही 50,000 होगा। इसके पास कुछ नहीं गया। जब इसने कहा यार 1500, उसने कहा फिर और जमा कर लो, तो उसने कहा ठीक है इस बार तुम्हारा 60 दिन में हम 3000 दे देंगे। ऐसा फिर क्या हुआ, इसकी मैच्योरिटी हुई तो इसका पैसा गया, फिर इसने जमा कर दिया, और लोगों ने लालच में आते आते पैसा जमा कर दिया। तो इसके पास मान के चलो धीरे धीरे 2-3 महीने के आसपास 1 लाख रुपए जमा हो गए। कोई अनरेगुलेटेड है, अब ये कितने दिन में डबल कर रहा है सबको अलग अलग नियम बता सकता है। किसी के 10 दिनों में डबल कर रहा है, किसी के 20 दिनों में डबल कर रहा है, किसी के 1 महीने में, किसी के 3 महीने में कर रहा है। अब इसके पास कितना पैसा आ गया, 1 लाख। अब यहां तक तो मतलब कुछ समय तक तो स्कीम चलती रही। अब कुछ समय के बाद कुछ रीजन की वजह से इसने कहा कि भाई हमें अपना पैसा निकालना, इसका 5,000 हो गया था धीरे जाते जाते। अब ये कह रहा है कि हमें 5,000 निकालना है। ये कहता नहीं अभी मत निकालो, हम क्या कर लो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, आगे निकाल लेना। ये नहीं कहता नहीं हमें 5,000 निकालना, इसने 5,000 निकाल, इसने आगे इन्वेस्ट नहीं किया। अब कितना बचा, 95। इसके बाद ये आ गया, ये कहता मेरे कितने निकाल दो, 10,000 मेरे भी वापस करो, आगे मुझे भी इन्वेस्ट नहीं करना। तो अब ये बचा 85। अब ये इस आश में बैठा है कि नए लोग आके पैसा जमा करें। नए पैसा जमा नहीं कर रहे, पुराने लोग निकाल रहे हैं पैसा किसी भी रीजन की वजह से। अब भाई वो पैसा देगा कहां से, किसी भी स्कीम के तहत इतनी जल्दी पैसा जमा ले। अब ऐसा करते करते इसके बाद बचा केवल 50,000। अब इसे लग रहा कि भाई नया आदमी तो आ नहीं रहा है और पुराना आदमी अपना पैसा निकाल रहा है, और ऐसा किया तो फिर तो मेरा जो 50,000 है ये भी जाएगा, और कम से कम 50,000 का मेरे ऊपर उल्टा लोन चढ़ जाएगा। तो इसने ये 50,000 रुपए उठाता है और ये वहां से भाग जाता है। ये है आपकी पॉन्जी स्कीम। बेवकूफ बना दिया उसने भाई, क्योंकि लॉफुली तो पैसा आपका डबल हो ही नहीं रहा था, लेकिन उसने आपसे एक वादा किया कि हम डबल कर देंगे। लोग कहां से डबल करता, कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी होने की। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इस प्रकार से पॉन्जी स्कीम काम करती है, इन्वेस्टर काम करता है। आपने छतरपुर में भी बहुत सारे एग्जांपल, या आपने इंडिया में, आप जिस शहर में रहते हो हर जगह 2-4 मामले तो हुए ही होंगे पॉन्जी स्कीम्स के, जहां भी आप रहते हो। कि भाई वो कहता है, फिर एक दो स्कीम्स आती, पॉन्जी स्कीम आती, पिरामिड स्कीम आती है। ये भी फोर्जरी वाली पिरामिड स्कीम भी होती है, थोड़ा सा अंतर रहता है। पिरामिड मतलब एक आदमी फिर 2 मेंबर बनाता है, 2 से कहा जाता है तुम 2-2 लोग बनाओ तुम लोग, फिर वो पीछे वाले को कहेगा तुम इतना देंगे, इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। ये भी खतरनाक है। मैं आया, मैंने कहा भैया मनीषा हम आपको जोड़ते हैं। इन्हें क्या, मैंने कहा देखो तुम्हें क्या करना है, 5,000 रुपए जमा करना है। इन्हें क्या होगा, हमने तुम 5,000 करोगी तो 5,000 तो तुम्हारा सेफ रहेगा, जो बैंक का ब्याज मिलेगा वो देंगे, लेकिन इसके आगे तुम्हें 2 लोग बनाने हैं। उन 2 लोगों जैसे तुम बनाओगे तो तुम्हें उनका 500-500 रुपए हर महीने मिलने लगेगा, और उनसे तुम जितना जमा करवाओगे उनका 10% देंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने 2 को पकड़ लिया। अब इनसे इन्होंने कहा कि तुम्हारा तुम पैसा जमा करो, तुम्हें 10% मिलेगा उसका ब्याज जो तुम पैसा जमा करोगे, और तुम अगर किसी और को जोड़ोगे तो हम उनसे क्या करेंगे, तुम्हें उनका तुम्हें 10% दिलाएंगे। तो इनने उनको जोड़ा। अब मनीषा को सब में फायदा हो रहा। अब मनीषा ऊपर बैठ गई पिरामिड के सबके ऊपर, कि जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं नीचे, मनीषा के नीचे, मनीषा को फायदा। अब इन्होंने सैफ उनके पीछे बैठे तो सैफ को भी फायदा मिलता जा रहा है, साहिल को मिल जा रहा, उसके पीछे ये लोग बैठ गए हैं, उसके पीछे आप लोग बैठ गए, उसके पीछे और लोग बैठ गए। ये चलता जा रहा, और जहां से नए लोग नहीं जुड़ेंगे पिरामिड स्कीम खत्म। अब नया मेरे पास पैसा नहीं आ रहा तो मैं मनीषा को कहां से, पिरामिड स्कीम खत्म। ये होती है पिरामिड स्कीम। तो 2 प्रकार की स्कीम्स होती है, पिरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम। हम पढ़ रहे हैं अभी पॉन्जी स्कीम के बारे में। इसमें लोग नहीं जोड़ने पड़ते, इसमें तो आप पैसा जमा करो आपको मिलेगा। पिरामिड स्कीम में होता है कि मेंबर बनाने पड़ते हैं, ये भी आपने सुना होगा, एक के ऊपर 2 मेंबर, 2 के ऊपर 4 मेंबर। ये सब आपकी, क्या बैंक में ऐसी कभी स्कीम सुनी तुमने कि एसबीआई में कोई स्कीम आई हो कि 1 के 4 मेंबर बनाओ? अगर ये ऐसी है नहीं है कोई भी, तो ये अनरेगुलेटेड स्कीम्स, और अनरेगुलेटेड स्कीम है तो ये गलत है। लेकिन हम यहाँ पे मेनली पॉन्जी स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक बेसिक चीज समझ में आई, कि पॉन्जी स्कीम समझ में आई, पॉन्जी स्कीम का एग्जांपल समझ में आया, यहां तक बोलिए ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ चीजें, ये मैंने एग्जांपल वगैरह आपके लिए डाल के रखे, आप पढ़ सकते हो। पॉन्जी स्कीम्स क्या है, मैंने बताया कि भाई इसमें रिस्क नहीं होता या लिटिल रिस्क होता है, मतलब वो ऐसा दर्शाता है। रिस्क तो बहुत हाई रहता है, लेकिन वो दादा अरे भाई कोई रिस्क नहीं है यार, तुम्हें क्या, तुम तो 1,000 रुपए डालो, तुम्हें तो 15 दिन बाद तुम्हें दुनिया से क्या लेना देना, 90 दिन बाद तुम हम पे भरोसा करो, मार्केट चाहे कहीं पे जाए कुछ भी, यार तुम मुझसे पैसा लो, रिफंड करूंगा, रिटर्न करूंगा, और नो रिस्क के साथ करूंगा। तो भाई नो रिस्क के साथ तो कभी भी पैसा इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो अगर कोई स्कीम में रिस्क नहीं है और वो आपको पैसा डबल कर रही या बैंक से ज्यादा पैसा दे रही है आपको, और बहुत ज्यादा दे रही है, तो समझ जाओ उसमें कहीं ना कहीं कोई खोट है। क्या लिखा है पढ़िएगा। पॉन्जी स्कीम एक निवेश धोखाधड़ी है।
निवेश मतलब जब हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, ये डिपॉजिट में धोखाधड़ी माना जाता है, जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों से आए पैसे का भुगतान किया था, पुराने वालों को नए वालों से दे दिया था। पुराने वालों को जब सबसे पहले मनीषा है, तो मनीषा को जब पैसा देना है तो इनका पैसा इनको मिल जाएगा, उनका पैसा इनको। अब इसमें क्या होता है, पॉन्जी स्कीम चलाने के लिए अक्सर ये वादा करते हैं कि आपका पैसा निवेश करके बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे, और वह भी बिना जोखिम के। भाई बिना जोखिम के कैसे आप दे सकते हो? अगर मैं मानता हूं कि कुछ स्कीम्स होती है जहां पे आपको बहुत इन्वेस्टमेंट मिलता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो मार्केट के हिसाब से होता है, लेकिन वो मार्केट में हमेशा क्या होती है, रिस्क होती है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए जमा करो और 1 साल के बाद वो 2 भी हो सकता है कुछ स्कीम्स में, क्योंकि अब भाई आपके शेयर डबल होगा 1 साल में, तो डबल हो जाएगा। और हो सकता है शेयर आपके धड़ाम से गिर गए तो हो सकता है 1 लाख का 10,000 भी ना मिले। ये चीज होती, तो रिस्क है। और ये क्या कहता है, बिना रिस्क के होगा, तो समझ जाइए फ्रॉड है। इसके बाद कहता है, लेकिन अधिकांश पॉन्जी स्कीमों में ठग पैसा नहीं कर सॉरी लेकिन अधिकांश पॉन्जी स्कीमों में ठग पैसा कहीं निवेश ही नहीं करते, वो कहीं नहीं डालते बैंकिंग में, क्योंकि उन्हें पता है कि मिलना ही नहीं है, वो सब पैसा अपने पास रखे रहते हैं। वो उसी पैसे से पहले निवेशकों को भुगतान करते हैं और कुछ पैसा खुद रख लेते हैं। तो पहले वालों को देते जाते, जैसे मैं बताया था, उसके पास 1 लाख होगा, 1,05,000 इनको, और कुछ पैसा अपने पास रखते जाते हैं। और जब तक उनके पास पैसा एक निश्चित अमाउंट बचा हुआ है, जैसे मैंने बताया 50,000 रुपए तक उन्होंने सोच के रखा था कि हमारे पास 50,000 रुपए तक होगा तब स्कीम चलाएंगे, और जैसे उनका पैसा 50,000 से नीचे आने की कोशिश होती है, वो पैसा लेके भाग जाते, किसी का भुगतान नहीं करते। अब आप जाओगे, आपसे कहेंगे अरे यार आज बैंक बंद था, आज नहीं है, ऐसा करो सब कोई मंडे को आ जाओ। अब सबका, आपका 90 दिन आज हो रहा, उनका कल हो रहा, उनको परसों हो रहा, सबसे कहेंगे आज नहीं अगले मंडे को आओ, सबका एक साथ पैसा मिलेगा। अभी हम बैंक गए थे, थोड़ा सा पैसा निकल नहीं पाया, फंस गया है, अब वो संडे को गायब ही हो जाएगा। वो आपको मंडे से कह रहा है कि मंडे को पैसा मिलेगा, लेकिन वो मंडे को आपको नहीं मिलेगा। वो आपसे कह रहा है कि मंडे को पैसा मिलेगा, लेकिन मंडे को आपको नहीं मिलेगा, और जब वो आपको मिलेगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। वो अब मिलता ही नहीं है फिर आदमी ऐसा। तो यही आपकी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं। ठीक है, आगे, जो कि इसमें असली कमाई बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि भाई पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा डबल होके, तो भाई कमाई आपकी है ही नहीं है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते तो हो सकता था आपको पैसा मिलता। इसीलिए पॉन्जी स्कीम को चलाने के लिए नए पैसों का लगातार होना जरूरी होता है, कि नया इन्वेस्टर वगैरह आता जाए जो पैसा जमा करता जाए। जब नए निवेशकों को मिलना बंद हो जाते हैं और पुराने निवेशक क्या होते हैं, अपने पैसा निकालने लगते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये स्कीम टूट जाती है। और जैसे टूट जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, भाग जाता है, और भाग जाता है तो यही हो जाता है स्कैम। बोलते भैया स्कैम हो गया। तो ये इस प्रकार से आपकी पॉन्जी स्कीम काम करती है। पॉन्जी स्कीम का नाम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पे पढ़ा, जो 1920 के दशक का डाक टिकटों से जुड़ी एक काल्पनिक योजना के जरिए निवेशकों से पैसा ठगा था। फिर वो इस टाइप से, तो ये इसी के नाम पे रखा है। पॉन्जी स्कीम में रेड फ्लैग बताया है कि भाई कैसे आप पता कर सकते हो कि पॉन्जी स्कीम में चेतावनियां क्या क्या होती है। मैंने आपको जर्नल बताया, ये जर्नल आप चीजें पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीजों से हमें पता चलेगा कि जो पॉन्जी स्कीम्स है, उन पॉन्जी स्कीम्स में क्या होता है, जोखिम है। तो जोखिम कैसे पता चलेगा पॉन्जी स्कीम्स में, तो यहाँ पे कुछ जोखिम लिखे गए हैं। ठीक है, हमें हर चीज नहीं पढ़नी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार इनको रीड करना है। और व्हाट इज डिपॉजिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कुछ देर बाद। मतलब थोड़ा सा और करा दें क्या, अभी थोड़ा सा और कर लीजिए, ठीक है? या मैं ये वाले पॉइंट पढ़ देता हूँ, डिपॉजिट में अगले में बताऊंगा, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ठीक है, जल्दी से एक बार देख लीजिएगा क्या होता है। कुछ ऊपर ऊपर से हेडिंग देख लीजिए, पॉन्जी स्कीम जो होती हैं, इस पे रेड फ्लैग कैसे, तो आप कैसे जान सकते हो कि चेतावनी क्या होती है। जैसे आपको पता करना है कि भाई पॉन्जी स्कीम है या नहीं, तो कैसे चेतावनी से पता चलेगा, तो कहता है देखो कुछ पॉइंट देख लो। पहला, पॉन्जी स्कीम जो होती है उसके लगभग लगभग सब में सेम कैरेक्टर होते हैं, एक विशेषता है उसमें से सेम होती है, जो वार्निंग शाइन होते हैं, जिससे आप जान सकते हो कि ये पॉन्जी स्कीम है। पहला, वो कहता है कि कम जोखिम या बिना जोखिम के बहुत अधिक रिटर्न मिलता है। हाई रिटर्न विथ लिटिल और नो रिस्क, रिस्क ही नहीं होती है, बहुत कम रिस्क होती है, और आपको क्या होता है, रिटर्न आपका लौटाने की बात होती है। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, जो भी ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, यहां पर असामान्य रूप से लगातार रिटर्न, असामान्य रूप से लगातार आपको रिटर्न कर रहा है, लेकिन असामान्य रूप से, सामान्य रूप से नहीं कि जो भाई बैंक पैसा दे रहा है वैसे ही रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा हो सकता है कभी आपका 90 दिन में डबल कर दे, कभी 60 दिनों में कर दे, कभी 45 दिनों में कर दे। तो वो कहता है असामान्य रूप से लगातार रिटर्न आपको मिलता रहता है, हाई रिटर्न वो भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद इनकंसिस्टेंट आपको रिटर्न मिलता है। इसके बाद क्या कहता है, बिना पंजीकरण वाले निवेश, अनरजिस्टर्ड, जो भी ये स्कीम्स होती हैं, जहां पे जो भी हम जिनके पास पैसा लगाते हैं वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, उनके पास वो कहीं ना तो सेबी के अधीन रजिस्टर्ड है, कोई रेगुलेटर के अधीन रजिस्टर्ड नहीं होते। तो एक तो ये देखना पड़ता है। इसके बाद बोलता है क्या है, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टर, मतलब बिना लाइसेंस के विक्रेता होते हैं वो। इसके साथ साथ अनलाइसेंस सेलर, मतलब जो सेलर होता है, या जिसको बोलते हैं बिना लाइसेंस के विक्रेता, क्रेता, दोनों चीजें। इसके बाद क्या कह रहा है, गोपनीय और
जटिल रणनीति, उनकी जो रणनीति होती है बड़ी सीक्रेट होती है, वो नहीं बताते कि पैसा डबल कहां से हो रहा है, तो सीक्रेटली वो चीजों को क्या करते हैं, डील करते हैं। और कॉम्प्लेक्स उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, इसका इतना मिल जाएगा, उसका इतना जोड़ देंगे, यहां से यहां लौटा देंगे, यहां से, मतलब उनका खुराफाती दिमाग होता है कुल मिला के। अपन नहीं बोलते इसका दिमाग उल्टा चलता है, वैसे ही वाले आदमी ये करते हैं काम। उल्टा चलता है, सीधा सीधा चलेगा तो भाई आपको पता है, आप दिमाग लगाओगे कि भाई इतना पैसा आएगा और हम इसके हिसाब से 10% देंगे, और बैंक तो हमें क्या दे रहा है, 9% दे रहा है, तो 1% तो हमें घाटा, और आप नहीं चलाओगे। वो क्या कहता है, कह रहे बैंक कितना भी दे, बैंक तो हमें 5% दे रहा है, लेकिन हम तो 15 देंगे। कहां से देंगे, इसका उसको जोड़ देंगे, उसका इसको जोड़ देंगे, उसका इसको जोड़ देंगे, बस। कॉम्प्लेक्स होती, तो समझ जाएगा जहां पे ये जटिलताएं हैं तो दिक्कत है। इसके बाद कागजी कार्रवाई की समस्या, मतलब इश्यूज विद पेपर वर्क। वो क्या करते हैं भाई, पेपर वर्क बहुत अच्छे से नहीं करते। जैसे आप पेपर वर्क होता है ना, पेपर में चीजें लिखी जाती हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इनके पास क्या कोई आपको, जैसे बैंक में आप कभी पैसा जमा करते हो तो पेपर वर्क होता है पूरा, आप देखते हो कि समय समय पे आपकी क्या वो भरते हैं, अरे ये बुक होती ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट बुक। स्टेटमेंट बुक बनती है, आप एटीएम से पैसा निकालते हो, आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, आप जितना पैसा निकालोगे उसका स्टेटमेंट निकाल सकते, सब निकलता। इनके पास ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई, उनने डायरी ले ली, छोटी सी दे दी आपको, देखो ये लिख दिया, हमने साइन कर दिया, देखो तुम्हारा 50,000 है, हमने लिख दिया 20 दिनों बाद तुम्हारा इतना हो जाए, लो हाँ भाई बस हो गया खत्म। अब तुम्हारे पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हो रहा उस प्रकार से, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। उनने प्रिंटर रखे, प्रिंटर में कट कट कर डाल दिया, लो ले जाओ। अब तुम कहोगे हम जांचना हमें पैसा, तो उन्हीं के पास जचेगा। अब तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन या कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा, या बनाएंगे तो एक फ्रॉड एप्लीकेशन बना देते, तो उसमें चेक करता रहो और तुम दिन भर फूलते रहो देख के, अरे यार देखो यार कितना पैसा हो गया, मतलब पैसा ही पैसा हो गया, मतलब यार 1 लाख रुपए डाला था और आज हम, मतलब 1 साल के बाद भगवान ने कितने अच्छे आदमी से मिला दिया, ये तो मतलब बिल्कुल हमारे लिए अब क्या बन के आया, बोल दे महापुरुष बन गया। 1 लाख रुपए कह रहा था, 6 महीने बाद या 10 लाख में पहुंच गए। अब तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, अब तो सब कुछ होगा, वो कुछ दिनों बाद कुछ नहीं बचता। ये सारी चीज है। और आगे है भुगतान पाने में कठिनाइयां। भैया भुगतान पाने में आपको कठिनाइयां होती है, जो डेट दी जाती है, एक आध बार तो उस डेट पे पैसा मिलता है, फिर आपकी डेटें बढ़ाई जाती है कि अगले संडे को, फिर अगले अगले के संडे को। अब मरता क्या ना करता, पैसा जमा है तो आपको अगले संडे को भी आना पड़ेगा, उसके अगले अगले के संडे को आना पड़ेगा, और आखिरी में क्या हो जाता है, पैसा आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो डेफिनेशन, वो डिपॉजिटर की पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेशन होगा 15 मिनट के बाद, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपॉजिट में क्या आता है, जो जमा करना है ना, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो डिपॉजिट क्या होता है, किन चीजों को हम जमा करने के अधीन लाएंगे, तो ये डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने ये तो बहुत कम बताया कि डिपॉजिट होता क्या है, बाकी उसने ये बताया कि ये डिपॉजिट नहीं होता। तो हमें देखो बहुत लंबी एक डेफिनेशन होगी, अगर आप 2 का कौन सा 4 देख पा रहे होगे, देखो 2 पेज की डेफिनेशन है, तो हमें इस डेफिनेशन 2 का 3 ढाई पेज की है, तो ये हमें कंप्लीट करनी है। तो आज ये 2 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारी फिर सेक्शन चालू हो जाएंगे। सर इसके लिए कंपनी बनाना जरूरी है या इंडिविजुअल पर्सन? देखो कंपनी हो या इंडिविजुअल, देखो जनरली कंपनीज वगैरह होती हैं, और कंपनी का मेन होता है, मैं देखो हमें क्या ये बैंकिंग लॉज है तो इतने अच्छे से तो नहीं पता, जनरली कंपनीज होती है, और सबसे मेन चीज होती है कि इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। और रजिस्ट्रेशन जो रेगुलेशन होता है वो आरबीआई की गाइडलाइन या सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। अब वो क्या कह रही है गाइडलाइन, वो हमें पढ़नी पड़ेगी, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना हमें पढ़ना है, क्योंकि हम भाई ये बैंकिंग वाले लोग देखेंगे। हमारा काम क्या है, एडीपीओ है, हमें तो भाई ये समझना है कि अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम क्या होती है। जब जज भी बन जाओगे तो आपको ये समझना है कि अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम होती क्या है, और उस डिपॉजिट स्कीम में अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड वगैरह करता है, पहली बात तुम समझ गए क्या होती है, पहली बात तो हम देख लेंगे क्या ये अनरेगुलर डिपॉजिट स्कीम है, अगर है तो फिर अगर कोई व्यक्ति इसे करता है तो हम उसे कैसे पनिश करेंगे। जो आप लोग बोल दोगे वो कर देंगे पहले, ठीक है, ठीक है, जो आप लोग बोलोगे वो। सारी रिकॉर्डिंग रहती है, बिल्कुल सारी रिकॉर्डिंग रहती है, अभी तक नहीं मिली कि आपको वाइल्ड लाइफ की। चलिए फिर मिलते हैं 15-20 मिनट बाद सेकंड क्लास में।